Students, how are you all? This is Meet ma'am. We're going to teach you science too. You all are in this COVID situation, so that हम लोगों को online classes लेने पड़ रहे हैं. And for this virtual classes, you have to prepare your mind कि आपको वीडियोस बहुत अच्छे से देखने हैं और वीडियोस में रिलेटेड होमवर्क आपको करना है, एज वेल एज आपको बेटा वर्कशीट्स मिलेगी, उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है और वीडियोस आपको अच्छे से ईयरफोन्स लगा के टिल्ट करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखना और सुनना है. इस अकॉर्डिंग टू दिस वीडियोस, on this videos after the chapter you will be facing a test on this particular chapter. ठीक है, so let us begin with the lesson number 2, that is life processes in living organisms. okay, part 1. इसमें मैंने lesson number 2 दिया है, ठीक है, ध्यान देंगे. और lesson number 1 जो आपका heredity and evolution है, ये हम एक दो lessons के बाद या chapters के बाद लेने वाले हैं. ठीक है, so जस्ट टू मेक एन इंटरैक्शन, फर्स्ट टाइम हम लोग जब वीडियोज़ में मिल रहे हैं तो वी आर सपोज टू स्टार्ट विद दिस लेसन. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और सारे मेरे वीडियोज़ बहुत अच्छे से देखने हैं. ठीक है, पुट ईयरफोन्स वाइल वॉचिंग द वीडियोज़. ओके फाइन, लेट अस स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2, लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्ट 1. चैप्टर आउटलाइन क्या है, मतलब इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट देखेंगे हम टॉपिक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ये हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. लाइफ प्रोसेसेस बेटा क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, basic metabolic activities carried out by living organisms, to sustain life on this earth. ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैरी आउट करनी पड़ती है फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एज वेल एज टू सस्टेन लाइफ ऑन दिस अर्थ. अगर आपको टू सस्टेन लाइफ ऑन दिस अर्थ के ऑप्शन में लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर देयर ग्रोथ and development. okay, for their growth and development. fine, what you have to write, these are the life processes का मतलब है these are the basic metabolic, basic मतलब important life processes या बहुत ही fundamental life processes जो कि हर ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करता है फॉर देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, फॉर टू सस्टेन लाइफ ऑन दिस अर्थ. ओके, और या फिर फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए. तो सिंपल वाले बेसिक वाले जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म जब कैरी करता है तो ऐसे लाइफ प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है बेटा, ऐसे एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है बेटा, लाइफ प्रोसेसेस. फाइन, दीज आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस डेफिनेशन. दीज आर द बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिजम्स मतलब कौन से? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ ऑन दिस अर्थ फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे. मेरे वीडियो से आप लोग उसको स्क्रीनशॉट निकाल के या फिर अच्छे से सुन के उसको पेन से नोट डाउन करेंगे और उसको रिपीट दिस डेफिनेशन 5 times इन योर नोटबुक एज एन होमवर्क. ओके, सो दैट इट विल बी लर्न बाय यू. ठीक है, आप लोग उसको अच्छे से याद कर लेंगे. फाइन, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर व्हाट, लाइफ प्रोसेसेस. कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं बेटा, कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस तो बोला मैंने, लेकिन होते कौन से हैं? एग्जाम्पल कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं? तो दैट इज न्यूट्रिशन,
डाइजेशन, न्यूट्रिशन में आ जाएगा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ओके, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन भी लिख सकते हैं आप। 9th स्टैंडर्ड में आपका बहुत अच्छे से लाइफ प्रोसेसेस हो चुके हैं। एक्सक्रीशन वाला लाइफ प्रोसेस हो चुका है, दैट इज किडनी वाला लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। एक्सक्रीशन, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब ये पूरा ब्रेन से रिलेटेड होता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ एंड मूवमेंट, ठीक है। क्या बताया आपको, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, विच आर द लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, reproduction, growth and movement. Responsiveness to stimuli comes in control and coordination. ठीक है, जो भी चीज़ आप खाना खाते हो उससे फूड डाइजेस्ट होता है, उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। उस न्यूट्रिशन से मिलने वाली एनर्जी आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग प्लस एनर्जी प्रोडक्शन होता है। सर्कुलेशन मतलब आपके बॉडी में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन चीज़ें सर्कुलेट होती हैं वो विद वाया ब्लड इज नोन एज सर्कुलेशन। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब आपका बॉडी जो होती है उसको कंट्रोल करने वाले 2 सिस्टम होते हैं। एक आपका होता है नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और एक आपका होता है एंडोक्राइन सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनल सिस्टम जिसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन, गिविंग बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, नए इंडिविजुअल्स जो बनते हैं वो आते हैं रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में। एंड देन ग्रोथ एंड मूवमेंट, जो भी आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, और मूवमेंट मतलब जो भी आप मूवमेंट दिखाते हैं। तो दीज आर द बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। सो दीज बेसिक एक्टिविटीज आर नथिंग बट द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो आपको इस लेसन में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में अच्छे से और पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक आता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन मतलब आपको इसमें पूरा रेस्पिरेशन के बारे में रहेगा, वो पूरा अच्छे से देखना है। देन आएगा सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब से आपके बॉडी में एनर्जी कैसे जनरेट होती है वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इंक्लूड्स द मोर वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज सेल डिवीजन, और असेंशियल लाइफ प्रोसेस, जिसमें आप 2 लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। वो है माइटोसिस एंड मियोसिस, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतना हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट लेसन में। चैप्टर के स्टार्टिंग में बेटा कुछ 7 आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले हम वो वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर और आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 आपका जो लेसन का स्टार्टिंग है वहाँ पे आपको 7 to 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसकी हेडिंग दी हुई है कैन यू रिकॉल। मतलब आपने लास्ट ईयर क्या पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको कितना याद है, तो उस क्वेश्चन के आंसर्स। तो अभी आपको नोट्स भी मिलेंगे, और उसके पहले मैं आपको सारे आपके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बोर्ड पे बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट यूजफुल फॉर द बॉडी। आपके बॉडी में जो भी आप फूड स्टफ्स खाते हो, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। जो भी आप फूड स्टफ्स खाते हो, ठीक है, जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हो, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी, और उनके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए क्या यूज़फुल होते हैं। बात समझ में आई कि आपको, आप जो भी खाना खाते हो, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हो अपनी बॉडी में फूड के हेल्प से, फूड के वे से, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं और हमको क्या देते हैं। तो आपका एक शॉर्ट आंसर रहेगा वो क्या देते हैं, तो आपको एनर्जी, ठीक है। तो कैसे, उसका प्रोसेस कैसा है, तो आपके लिए मैंने आंसर बोर्ड पे लिख के रखा है, ध्यान देंगे। द फूड स्टफ्स आर डाइजेस्टेड
एंड कन्वर्टेड इनटू सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। जो भी फूड स्टफ्स हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं आपके बॉडी में, आपके स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन वो कन्वर्ट होते हैं सिंपल सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स में। पहले वो कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, पहले वो न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब डाइजेस्ट हो रहे हैं तो वो क्या बन रहे हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड बाय द ब्लड, न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड बाय द ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। कहाँ लेके जाते हैं, जो आपके सिंपल सब्सटेंस बना वो सिंपल सब्सटेंस कहाँ कैरी हुआ, तो वो आपके सेल्स में कैरी हुआ। ठीक है, किसने कैरी किया उसको, तो आपके ब्लड ने कैरी किया है। ये सिंपल सब्सटेंसेस आपका ब्लड, बॉडी में ब्लड होता है वो कैरी करता है सेल्स के पास। क्या कैरी किया उसने, जो आपने फूड खाया वो कॉम्प्लेक्स था, वो कन्वर्ट हुआ सिंपल में। सिंपल सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक डाइजेस्टेड फूड था वो सिंपल सब्सटेंसेस ब्लड ने कहाँ कैरी किया, आपके सेल्स में। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। The oxygen inhaled at the time of respiration is also carried to every cell. इसके साथ साथ ब्लड ने जो फूड दिया सेल्स के पास बेटा ऑलरेडी क्या था, ऑक्सीजन था। अब क्या आया उसके पास, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, सेल्स के पास ब्लड क्या लेकर आ रहा है, सेल्स के पास ब्लड क्या लेके आ रहा है बेटा, फूड लेके आ रहा है। एक सेकेंड, सेल्स के पास ब्लड क्या लेकर आता है, सिंपल फूड। ठीक है, सिंपल फूड लेकर आता है सेल्स के पास, हमारे सेल के पास आ रहा है, और सेल्स के पास ऑक्सीजन आके है। किसने दिया है बेटा वो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन दिया है आपके लंग्स ने। वो भी कौन लेके आया, ब्लड ही लेके आता है। ठीक है, कौन से टाइम पे, रेस्पिरेशन के टाइम पे। ये रेस्पिरेशन क्या है आपका, ऑलरेडी मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, देन एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कैरिड टू एवरी सेल। In the body cells, this oxygen carries out oxidation of nutrients. ठीक है, oxygen carries out oxidation of nutrients and thus energy is produced. क्या होता है बेटा, ये फूड, ये जो फूड है आपका, ये और ये जो ऑक्सीजन है आपका, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होते हैं, प्लस हो रहे हैं। ठीक है, और फाइनली क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन लंग्स लेकर आया है, ये ऑक्सीजन ये फूड को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ, हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया, उसको ब्रेक डाउन किया अपने बॉडी में सिंपल के फॉर्म में। सिंपल फूड जो था ब्लड लेके सेल्स के पास गया, सेल्स के पास ऑक्सीजन भी आया। कौन लेके आया, ब्लड ही लेके आया दूसरे तरफ से, कहाँ से, लंग्स से। अब ये ऑक्सीजन और फूड जो कंबाइन हो रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड फूड बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फूड बन रहा है और क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा, तो एनर्जी हो रही है। ये प्लस होके क्या बनती है आपको, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनती है ना। दैट्स, और कहाँ बनती है, सेल के अंदर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सो कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। सो कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आपने पहले भी पढ़ा है। द एनर्जी हेल्प्स द बॉडी। अब ये जो एनर्जी बनी, एक्चुअली जो ये आपका क्वेश्चन है कि यूज़फुल होती है, तो आप इन शॉर्ट लिखोगे एनर्जी तो आधा मार्क भी नहीं मिलेगा। अब आपको थोड़ा डिटेल लिखा कैसे बनती है एनर्जी। अब ये जो एनर्जी बनी, अब ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन आंसर का, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमारा सेकेंड पार्ट है, द एनर्जी हेल्प्स द बॉडी टू कैरी आउट ऑल इट्स फंक्शंस। द न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यही आपका सेकेंड पार्ट है। तो ये जो एनर्जी बनी बेटा, ये जो एनर्जी बनी, ये एनर्जी क्यों चाहिए हमको, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बचपन से आप अभी तक उतने ही साइज़ के हो क्या, नहीं, आपका साइज़ बड़ा है, आपका फॉर्म बड़ा है, सब कुछ ठीक है, तो आप बड़े हुए हो, तो इसलिए क्या हुआ, उस कैसे बड़े हुए, हम लोग बचपन से फूड ले रहे हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी हमारे फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए लगती है, और न्यूट्रिएंट्स जो लग रहे हैं वो हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लग रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझा है। एक्चुअली क्या होता है, सिंपल फूड, आप देखो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग लेते हैं, वो सिंपल में कन्वर्ट होता है। सिंपल फूड जाता है आपका सेल्स में,
कौन लेकर जा रहा है? ब्लड। उधर से ब्लड जो है वो ऑक्सीजन भी लेके आ रहा है, कहाँ से? लंग्स से, ठीक है। सो देयर अकर्स ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। अब यहाँ पे प्रोसेस खत्म हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होने के बाद क्या बनी? तो एनर्जी बनी। इतना है कि एनर्जी कैसे बनती है। फिर उसके बाद एनर्जी जो बनी वो किसके लिए यूज़ हो रही है बेटा? एनर्जी जो बन रही है वो एनर्जी आपके बॉडी के सारे फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए यूज़ हो रही है। कौन से फंक्शंस? तो ये वाले। कौन से? लाइफ प्रोसेसेस जो आपने ये देखा, ये सारे फंक्शंस आपके बॉडी में न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट, सब चीज़ों के लिए आपको बॉडी में एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। बेसिकली बचपन से आप लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि वी रिक्वायर फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। हमेशा फिजिक्स में हम लोगों ने ये पढ़ा है, फूड से एनर्जी मिलती है, एनर्जी हमको वर्क करने के लिए लगती है। यही सिंपल कंसेप्ट है। तो मैंने बस आपको इतना बताया है कि फूड का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और फिर उससे क्या बन रही है बेटा? एनर्जी बन रही है। और एनर्जी बनने के बाद हमको वो एनर्जी कहाँ कहाँ लगती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन के साथ, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस डाइट का मतलब होता है फूड में आपके या डाइट में आपके हर चीज़ बैलेंस प्रपोर्शन में होना। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सारी चीज़ें मिलाकर बनाती है बैलेंस डाइट। इसका मतलब है आपका डाइट जो पूरा बैलेंस प्रपोर्शन में है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट? इम्पॉर्टेंस क्या है आपके बैलेंस डाइट का, ठीक है। तो बैलेंस डाइट का इम्पॉर्टेंस आपकी बॉडी के लिए वही उतना ही है जितना कि ऑक्सीजन और वाटर है आपके बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप कुछ भी फालतू चीज़ खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी भी लॉस होती है, एज वेल एज आप में ओबेसिटी वाला भी प्रॉब्लम आ सकता है, या बहुत हेल्थ इश्यूज और डिजीजेस डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। तो वन हैज़ टू स्टिक ऑन द डाइट विच शुड बी वेरी बैलेंस्ड। सो व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट में होते क्या है जो मैंने अभी आपको नाम गिना है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट प्रपोर्शन। व्हाट यू मीन बाय बैलेंस डाइट? ठीक है, बैलेंस डाइट का ही मतलब होता है ऐसा डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स रहते हैं, लेकिन इन अ राइट प्रपोर्शन। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन्स कम है, विटामिन्स ज़्यादा है तो मिनरल्स कम है, और फैट्स बिल्कुल भी नहीं। लोगों को बहुत ज़्यादा मिथ होता है कि ऑयल, घी, बटर यानी फैट्स खाने से बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ विटामिन्स आपके बॉडी में ऐसे होते हैं कि जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं, तो वो फैट के आपके बॉडी में थोड़ा सा ऑयल कंटेंट और ये सब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ विटामिन्स हैं जो कि फैट्स में ही सोल्यूबल होते हैं और कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं। तो अगर आपके बॉडी में फैट्स नहीं रहेंगे तो आपकी स्किन भी जो है वो बेटा ड्राई हो जाएगी, एज वेल एज आपके बॉडी में जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है वो विटामिन डिजॉल्व ही नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे और आपके बॉडी के वेस्ट के साथ ऐसे आ जाएंगे, मतलब वो यूजलेस हो जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स शुड बी इन अ राइट प्रपोर्शन। ये मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे, राइट प्रपोर्शन, बिल्कुल प्रॉपर प्रपोर्शन में होना चाहिए कि उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कितना क्या हमको लेना है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि इतने से इतने तक आपकी ये बैलेंस डाइट की बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है। ईच न्यूट्रिएंट कैरीज अ स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ईच न्यूट्रिएंट कैरीज स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट फंक्शन। कोई भी न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इनका अपना स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ईच न्यूट्रिएंट बोला तो कौन सा बेटा? जो भी है, सबके अपने फंक्शंस हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, ये आपके बॉडी को एनर्जी देते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स है, वो आपके बॉडी के मसल्स बिल्डअप करते हैं, वियर एंड टेयर जो भी बॉडी के सेल्स हैं वो करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक न्यूट्रिएंट्स, and fat, vitamins and minerals are
डिजीज रेजिस्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मतलब आपके बॉडी का डिजीज रेजिस्टेंस बनाता है। तभी बोला जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स भी बहुत सारा खाने चाहिए क्योंकि उनमें मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो हर न्यूट्रिएंट का अपना एक स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, नाउ इन बैलेंस डाइट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर इन राइट प्रपोर्शन। बैलेंस डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं राइट प्रपोर्शन में होते हैं। जो भी बैलेंस डाइट आप लेते हो उनमें ये न्यूट्रिएंट जिनके अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सबके सब क्या होते हैं बेटा, राइट प्रपोर्शन में होते हैं, परफेक्ट। तो इसी तरह से मतलब आपको दाल चावल सब्जी रोटी ये दोनों टाइम अच्छे से लेना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ दिन में रोटी खा रहे हैं और सिर्फ दिन में राइस खा रहे हैं, रात में राइस ले रहे हैं, तो ये गलत है। दोनों टाइम आपको जो है, या फिर दिन में एक टाइम तो भी आपको अच्छे से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स अच्छे से लेने हैं। दैट इज अ बैलेंस डाइट, दैट इज इन अ राइट प्रपोर्शन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। सिंस बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आवर हेल्थ। सबसे ज़्यादा अभी कोरोना वायरस का बहुत डर है अपने को, ठीक है, तो और इन ऑल भी हमको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है। तो इसलिए क्या है कि बैलेंस डाइट जो हमको एनर्जी तो देते हैं, साथ में न्यूट्रिशन भी देते हैं, एनर्जी और न्यूट्रिशन दोनों देते हैं, ताकि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। डाइट आपको फूड क्यों चाहिए? फूड इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड वाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। ठीक है, तो एनर्जी जो हमको चाहिए वो किससे मिल रही है? आपके न्यूट्रिएंट से, एज वेल एज न्यूट्रिशन भी मिल रहा है ना। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट्स कवर किए थे कि न्यूट्रिएंट से हमको एनर्जी मिलती है जो कि हमको सारे फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए लगती है, और फूड से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए रहते हैं। तो ये दो पॉइंट्स तो पहले ही क्वेश्चन में कवर हो गए थे, लेकिन अब जब हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस डाइट का बैलेंस डाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेल्थ। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेल्थ। आप अच्छा बैलेंस डाइट लोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आप बैलेंस डाइट बराबर नहीं लोगे तो आपकी हेल्थ भी डिटोरिएट होगी। मैथ्स आ गया इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? आप अगर प्रॉपर पोर्शन में फूड और न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आपकी हेल्थ भी अच्छी जा रही है, और अगर आपके न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंसी आ रही है, आप डाइट अच्छा नहीं ले रहे हो, तो आपकी हेल्थ भी डिटोरिएट हो रही है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि स्लिम होने के लिए बहुत सारा अपनी चीज़ों में कटौती लाते हैं, लेकिन उससे आपका क्या हो रहा है? आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है। सो कभी भी वर्कआउट अच्छा करो आप, लेकिन स्लिम होने के लिए और कुछ भी वेट रिडक्शन के लिए आप अपने न्यूट्रिशन से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। समझ में आ रहा है? सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप के साथ आप ये आंसर भी नोट करोगे और फिर कभी टेस्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच इज विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मसल्स इन द बॉडी। हमारे मसल्स हमारी बॉडी में कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हो? लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में आपने टिश्यूज़ वाला चैप्टर पढ़ा है बेटा। टिश्यूज़ वाले चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड में आपने एनिमल टिश्यू का मस्क्यूलर टिश्यू पढ़ा है। मस्क्यूलर टिश्यू में आपने तीन मसल्स के बारे में पढ़ा। यू हैव स्टडीड अबाउट 3 मसल्स, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पर स्ट्राइप्स होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स। उसको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि वो बोन से अटैच्ड है, और उसको वॉल्यूंटरी मसल्स कहा जाता है क्योंकि वो हमारे विल और विश से काम करते हैं। नॉन स्केलेटल, नॉन स्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेटेड के अपोजिट होते हैं, एंड दे आर इनवॉल्यूंटरी। As well as cardiac muscles is directly proportional that both muscles are in the walls of the heart. ठीक है, तो अब हम देखेंगे there are 3 types of muscles in the body। अभी बताया आपको, ये सब हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। तो वॉल्यूंटरी मसल्स जो होते हैं bring about all the movements according to our will। हमारे ये फर्स्ट हो गया, 3 मसल्स हैं, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ओके, एंड दिस इज थर्ड, दिस इज थर्ड।
3 मसल्स हैं आपके बॉडी में। ये फर्स्ट के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन है, ये सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। सो वॉल्यूंटरी मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्राइटेड मसल्स और स्मूथ स्केलेटल मसल्स। दे ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स, हमारे बॉडी में ये मूवमेंट्स लेकर आते हैं जो कि हमारे विल और विश से होते हैं, जैसे कि डांसिंग, नेक रोटेशन, बॉडी रोटेशन, या फिर मूवमेंट, साइकिलिंग, ईटिंग, रनिंग, ये हमारे हाथ में होता है। इसीलिए ये कैसे मूवमेंट्स हैं बेटा? वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हैं, एंड दे आर ब्रिंग अबाउट बाय आवर विल एंड विश। ठीक है, सो ये हो गए फर्स्ट मसल्स। सेकेंड मसल्स हैं आपके इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल्स ब्रिंग अबाउट ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी का मतलब है इंपॉर्टेंट जो भी बॉडी में है, जैसे कि इनवॉल्यूंटरी का नाम ही है, इनवॉल्यूंटरी का मतलब ही है कि हमारे विल और विश से ये काम नहीं करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। जैसे हार्ट तो चलो कार्डियक मसल्स है। ईसोफेगस हमारा फूड पाइप है, इसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, फूड का नीचे जाना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये हमारे हाथ में नहीं होता। ब्लिंकिंग ऑफ द आइज हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे डायफ्रैगम मसल्स जो कि रेस्पिरेशन में काम करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता। देन हमारे बॉडी के अंदर के मूवमेंट्स जो विसरल ऑर्गन्स है, द विसरल ऑर्गन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द इनवॉल्यूंटरी मसल्स। विसरल ऑर्गन्स मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इट इज़ ओके? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप देखो कि ये सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स है इनवॉल्यूंटरी, जो कि हमारे विल और विश के अंडर में काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्डियक मसल्स। द कार्डियक मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट। कहाँ रहते हैं? आपके हार्ट में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन दिस मसल्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन दिस मसल्स। समझ में आ रहा है? कार्डियक मसल्स मतलब कहाँ मिलेंगे आपको? कार्डियक वर्ड ये रिलेट होता है आपका हार्ट के तरफ। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोग्राफी, कार्डियक अरेस्ट, ये सब हार्ट से रिलेटेड है ना। हार्ट अटैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट। तो जो कार्डियक मसल्स हैं ये आपके वॉल्स ऑफ हार्ट में मिलेंगे। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, पंपिंग ऑफ द हार्ट, बीटिंग ऑफ द हार्ट इज ब्रॉट अबाउट बाय दीज मसल्स। कभी नहीं थकते ये। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स ये मसल्स में स्टोर होते हैं, तभी ये सब मसल्स को एनर्जी मिलती है अपना फंक्शन करने के लिए। समझ में आ रहा है? सो दिस वॉज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि मसल्स का फंक्शन क्या है, बॉडी में क्या परफॉर्म करते हैं। तो हमने देखा कि 3 टाइप के मसल्स होते हैं, वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी, कार्डियक। वॉल्यूंटरी जो हमारे विल और विश से काम करते हैं, इनवॉल्यूंटरी जो हमारे विल और विश से काम नहीं करते, इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है। और थर्ड है कार्डियक मसल्स जो कि हमारे हार्ट में होते हैं, और हार्ट का जो भी फंक्शन है वो कार्डियक मसल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन दीज मसल्स फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। बेटा अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस कौन से होते हैं बेटा? डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि आपके बॉडी में जो कि द जूसेस और द एंजाइम्स विच ब्रिंग अबाउट डाइजेशन इज नोन एज डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस में कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैनक्रियाज। इन सब का काम होता है कुछ ऐसे सिक्रीशंस करना जिस वजह से आपके बॉडी में जो डाइजेशन है वो इजीली हो जाए। ठीक है, सो दैट अच्छे से हो जाए। जैसे कि केमिस्ट्री में आपने कैटालिस्ट पढ़ा होगा, तो कैटालिस्ट का परफॉर्मेंस क्या होता है कि इट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो इसमें भी आपको यही देखना है कि एंजाइम्स का मेन रोल होता है कि यानी आगे डाइजेशन प्रोसेस को और आगे कैसे बढ़ाना या अच्छे से कैसे करवाना। नॉर्मली डाइजेशन तो होगा बट इट विल टेक मोर टाइम, पर अगर एंजाइम्स रहेंगे तो इट विल टेक लेस टाइम और बहुत एफिशिएंटली हो जाएगा। तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो मैंने फर्स्ट लाइन दिया है, डाइजेस्टिव जूसेस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स दीज आर द बायोकैटलिस्ट।
जो कि हमारे बॉडी में कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट एंजाइम्स are said to be as biocatalyst. So what do catalyst do? Catalyst क्या करता है बेटा? It speeds up the rate of reaction. It speed up the rate of reaction. यह क्या करता है? हमारा रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। यहाँ पे रिएक्शन बोला तो कौन सा? डाइजेशन प्रोसेस, इसका बढ़ाएगा। एंड ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, और हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे कुछ, क्योंकि HCl वगैरह भी प्रोड्यूस होता है, और जिस वजह से ये केमिकल रिएक्शंस के वजह से डाइजेशन प्रोसेस ईजी होता है। एट फास्टर पेस, फास्टर रेट या फास्टर पेस, द डाइजेस्टिव जूसेज ऑफ स्टमक मेक pH of digestive tract acidic, while that of intestinal juices make it alkaline. ठीक है, स्टमक के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो होते हैं बेटा, जैसे उसमें HCl होता है, और HCl होने के कारण हमारा जो अंदर का pH है वो क्या बन जाता है? तो एसिडिक। आपको pH मीटर पता ही होगा। pH क्या है? पोटेंशियो हाइड्रोमेट्री, जो कि 1 to 7 एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल और 7 to 14 बेसिक। वाइल इंटेस्टिनल जो जूसेस होते हैं, इंटेस्टिनल डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, उसमें आपका होता है बाइल जूस, लिवर से आया हुआ बाइल, जिस वजह से उसका pH हो जाता है एल्कलाइन, उसका pH हो जाता है एल्कलाइन। तो ये सारा मैटर चलता रहता है, एसिडिक और अल्कलाइन, अल्कलाइन और एसिडिक का। ठीक है, हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या? बायो कैटलिस्ट, जो कि स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, इट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसमें होता है बेटा HCl, तभी उसका pH जो हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है। इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसमें होता है बाइल, जिस वजह से उसका pH क्या हो जाता है बेटा? एल्कलाइन हो जाता है। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन का आंसर है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये एसिडिक और एल्कलाइन सिस्टम की वजह से हमारा डाइजेशन प्रोसेस बहुत एफिशिएंटली होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, दैट इज विच सिस्टम इज इन द एक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। ये टोटली क्वेश्चन बेस्ड है आपका 9th स्टैंडर्ड पे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वेस्ट रिमूवल सिस्टम हमारी बॉडी में कौन सा होता है। तो आपको अच्छे से याद होगा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वेस्ट रिमूव करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस इन द बॉडी। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल ह्यूमन बॉडी का यूरिया, बाकी जो होते हैं वो आपने देखा था यूरिक एसिड और अमोनिया, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मैटर होते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको ध्यान में होगा, दैट इज अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। कुछ इस तरह से बीन शेप का डायग्राम था, आपको ध्यान में होगा। कुछ इस तरह से 2 किडनीज प्लेस होती हैं, यहाँ से यूरेटर्स आते हैं, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा से यूरिन पास आउट होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बॉडी से इजेशन वाला प्रोसेस करती है, दैट इज वेस्ट रिमूवल इन द सॉलिड फॉर्म, सो कॉल्ड एज फीकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इट इज रिटन। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बाकी है, इसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको रिकॉल करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे ये सारे टॉपिक्स पे ये क्वेश्चन बेस है। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द एनर्जी प्रोडक्शन। हम लोगों ने पहले डाइजेशन वाला सिस्टम देखा, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया। अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड एंड लिम्फ। हमारे बॉडी में 2 सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। सर्कुलेट करना, सर्कुलेशन करना मतलब न्यूट्रिएंट्स को
फॉर्म में लाना और न्यूट्रिएंट्स को मतलब बॉडी में सर्कुलेट करना, ताकि हर जगह जो न्यूट्रिएंट्स की जगह है वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचे, जो वेस्ट की जगह है वो वेस्ट पहुँचे। ठीक है, तो क्या दिया है इसमें आप देखो, ड्यू टू सर्कुलेटरी सिस्टम ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल। होता क्या है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज। डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लूकोज फॉर्म होता है और ऑक्सीजन जो कहाँ से आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये दो चीज़ें हैं, ये अपना सर्कुलेटरी सिस्टम लेकर जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है हमारे एवरी सेल के तरफ। समझ में आ रहा है क्या, यानी यूज़फुल चीज़ें। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ वो ग्लूकोज हमारे सेल तक कौन लेकर आ रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब हो रहा है एटमॉस्फेयर से, वो कौन लेकर आ रहा है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। कहाँ, ईच एंड एवरी सेल के पास। इसका मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे तो इंपॉर्टेंस हमको पता चल गया। सेकेंड, और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही हैं चीज़ें। रेड ब्लड सेल्स दैट इज RBCs कैरी द ऑक्सीजन एज द ब्लड इज पम्प बाय द हार्ट। कौन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरियर कौन है, RBCs। ठीक है, RBCs जो होते हैं ये ऑक्सीजन कैरियर होते हैं। इनमें एक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। एक आयरन पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है। ये ऑक्सीजन के साथ कैरी होके कंपाउंड बनाता है, कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो RBCs कैरी ऑक्सीजन एज द ब्लड इज पम्प बाय द हार्ट। कौन कैरी कर रहा है, RBC क्या कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजन, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन है जिस वजह से उनको रेड कलर मिलता है। और वो ब्लड किसने पंप किया है, तो हार्ट ने। इन एवरी सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यील्ड द एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा कि ऑक्सीडेशन, कॉम्प्लेक्स फूड, सिंपल फूड जो है वो ब्लड लेकर जाता है सेल्स के पास, लंग्स लेकर आते हैं ऑक्सीजन, और फिर वो ऑक्सीजन जो होता है वो फूड में ऐड होता है, तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP के फॉर्म में। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड का सबसे बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है कि लेके आने वाला, यानी हम ब्लड की बात कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी सेल्स के पास फूड कहाँ से आया, डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ब्लड लेकर आ रहा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन आ रहा है, वो कौन लेकर आ रहा है, ब्लड लेकर आ रहा है सेल में। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यहाँ मिलन हो रहा है और देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, और क्या बन रही है बेटा, तो एनर्जी बनती है। ठीक है, यील्ड द एनर्जी। और ये एनर्जी किस काम में आती है, मैंने पहले रिपीट किया है, टू कैरी आउट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप देखो, हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्ड इन हाउ मेनी वेज। तो आपके बॉडी में जो भी प्रोसेस होते हैं वो कंट्रोल कैसे होते हैं। अब कंट्रोल की बात की जाए तो सीधे सीधे हम क्या बात करेंगे, ब्रेन की, जो कि आपके आता है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो इसका जो भी आपके बॉडी में एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल कौन करता है और किस तरह से कंट्रोल होते हैं। द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। आपके बॉडी में बेटा दो सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट कंट्रोल बाय नर्व्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। कंट्रोल बाय नर्व्स। ठीक है, ये जो दो सिस्टम्स हैं आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये कंट्रोल लाते हैं आपके नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में ये दो सिस्टम काम करते हैं जिससे हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है। ड्यू टू सच कोऑर्डिनेशन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर कैरिड आउट इन अ सीक्वेंशियल एंड कंट्रोल मैनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीक्वेंशियल एंड कंट्रोल मैनर। बात समझ में आ रही है। आपके बॉडी में जो भी प्रॉपर वे में जो प्रोसेसेस होते हैं दैट इज सीक्वेंशियल मैनर में, सीक्वेंस में और कंट्रोल मैनर में, ये दो कौन कैरी आउट करता है, तो आपका नर्वस कंट्रोल एंड नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और नर्व्स होते हैं।
नर्व्स इम्पल्सेस पास करते हैं, आपने नर्वस टिश्यू में पढ़ा है वो, और एनिमल टिश्यू का 4th पार्ट नर्वस टिश्यू है। और एंडोक्राइन सिस्टम में बेटा होते हैं हार्मोन्स, ये भी टॉपिक आपको पिछली बार हो चुका है। तो एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है हार्मोन्स की बदौलत, और नर्वस सिस्टम काम करता है नर्व्स की बदौलत। ये दोनों मिलके हमारे बॉडी में नर्वस और केमिकल कंट्रोल लाते हैं, जिस वजह से हमारे बॉडी के जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सीक्वेंशियल और कंट्रोल मैनर में होते हैं। ठीक है, तो यही आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, तो इसमें 2 सिस्टम काम करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपने सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, जो भी मैंने लाइफ प्रोसेसेस में नाम लिया है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन रिप्रोडक्शन, ये सीधा पार्ट 2 में है, ये आपका चैप्टर नंबर पार्ट 1 है। पार्ट 2 में रिप्रोडक्शन है, इसलिए इसमें आपका कोई जिक्र नहीं हुआ है। रेस्पिरेशन भी पढ़ा आपने, एक्सक्रीशन भी देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में about this chapter in a very detailed manner.